उज्जवल भाई, आज काफ़ी लोग माइक पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि मैं एंकर हूँ पर्सनली। ठीक है, काफ़ी शादियों में भी कर लेते हैं वो छोटी मोटी एंकरिंग। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि एंकरिंग का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में स्पेशली, तो वो गिर गया है? वैल्यू जो है एंकर की, इससे पहले मेरे को अभी भी याद है कि पहले जब आई यूज़ टू डू वर्क, जब मैं इनिशियली 2017-18 में 19 में जब मैं वेडिंग से कहीं जाता था तो वहाँ उस समय रिस्पेक्ट कुछ और होती थी और अभी थोड़ी कम इसलिए हो गई है। उसका रीज़न दो है कि एंकर के अंदर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि गर्ल एंकर को एक ज़्यादा बड़ी स्पॉटलाइट मिलती है कंपेरेटिवली टू मेल एंकर? तो जैसे सिक्सर एक वेब सीरीज़ आई थी TBF की, हाँ यार, बहुत शानदार थी। और एक गुल्लक वेब सीरीज़ आई थी, गुल्लक भी TBF की। तो इन सब के जो प्रमोशंस होते थे की जर्नी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया था कि आपने 2017 से लेके 19 तक थिएटर किया था, तो एंकर फील्ड भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में जा रही है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे उठ रही है, यूट्यूब्स पे उठ रही है। तो इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा पैसा इनको मिल रहा है अब के टाइम पे, या एंकरिंग से ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है? यार आपका मैंने ना इंस्टाग्राम पेज वगैरह देखा था, आप वेडिंग में तो सही मचा रहे हो, मतलब पैसे वैसे भी अनशन छाप रहे हो और बढ़िया चल रहा है आपका वेडिंग के अंदर। तो आपको सबसे पर्सनली सबसे अच्छी कम्युनिटी जो यार इनके साथ वेडिंग करने में तो यार सारा पैसा भले ही कम मिल जाए पर मज़ा बहुत आता है, वो कम्युनिटी कौन सी बेस्ट लगी आपको? वर्क विद सोनी स्पोर्ट्स, यशराज फिल्म्स, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा मज़ा आया था आपको वर्किंग करके, और उनकी कौन कौन सी मूवीज या सीरीज़ में आपने वर्किंग की है और आपको आपकी पर्सनली उनमें से कौन सी फेवरेट है? मैं जैसे बताऊँ आपको भाई, मैंने वर्क हर स्टेज पे आग लगाने वाले इंसान के अंदर एक इमोशनल कहानी ज़रूर होती है। 9 साल 3000 से ज़्यादा शो बॉलीवुड स्टार्स के साथ शेयर करने वाला इंसान, प्लस सोनी स्पोर्ट्स एंड यशराज फिल्म के साथ वर्क करने वाला एक वो एंकर जो सिर्फ माइक नहीं दिल भी हैंडल करता है। यस, दिस इज उज्जवल सराफ एंड द एंकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी आर गोइंग ऑन दिस पॉडकास्ट बियॉन्ड द स्पॉटलाइट ओनली विद पॉडकास्ट बाय वैभव। वेलकम उज्जवल भाई टू फीचरिंग इन आवर शो इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। सो इट्स बीन अ ऑनर टू हैव यू इन आवर शो। भाई थैंक यू सो मच भाई। मैं अभी हैव रिसेंटली सीन योर पॉडकास्ट, और मैंने दो अमेजिंग लोगों का जो मेरे बड़े करीबी लोग हैं, मानी भाई और राहुल भाई, दोनों का ही मैंने पॉडकास्ट देखा और इट वाज रियली अमेजिंग। इट्स बीन अ ऑनर कि भाई मैं उनके बीच में मेरे को भी आपने एज अ गेस्ट बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एज अ गेस्ट। थैंक यू। उज्जवल भाई, आज काफ़ी लोग माइक पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि मैं एंकर हूँ पर्सनली। ठीक है, काफ़ी शादियों में भी कर लेते हैं वो छोटी मोटी एंकरिंग। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि एंकरिंग का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में स्पेशली, कि वो गिर गया है? भाई मेरे को ऐसा तो नहीं लगता, पर हाँ मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि इन माई करियर ऑफ 9 years, जितना मैंने समझा 8 years 9 years जितने भी मैंने टाइम काम किया, उसमें ये ज़रूर देखा कि वैल्यू जो है एंकर की, इससे पहले मेरे को अभी भी याद है कि पहले जब आई यूज़ टू डू वर्क, जब मैं इनिशियली 2017-18 में 19 में जब मैं वेडिंग से कहीं जाता था तो वहाँ उस समय रिस्पेक्ट कुछ और होती थी और अभी थोड़ी कम इसलिए हो गई है। उसका रीज़न दो है कि एक तो बहुत सारे एंकर्स आ भी गए हैं, और दूसरा ये है कि अब एंकरिंग के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे वेडिंग एंकरिंग अलग होती है, कमर्शियल एंकरिंग अलग होती है, कॉर्पोरेट एंकरिंग अलग होती है जी। तो कॉर्पोरेट, स्पोर्ट्स और कमर्शियल एंकरिंग जो होती है दैट इज रियली टफ। मतलब वो हर कोई नहीं कर सकता, करेक्ट बात। लेकिन वेडिंग अभी ऐसी चीज़ है क्योंकि वेडिंग का मार्केट ऐसा है कि इट्स अ वेरी जेनरिक मार्केट। और उसमें ऐसा है कि एंकर तो लगेगा ही, कि अगर जैसे इफ आई एम नॉट डूइंग एंकरिंग इन सम वेडिंग, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी शादी रुक जाएगी, वो किसी ना किसी को तो बुलाएंगे। बिल्कुल, दैट्स द रीज़न कि वेडिंग एंकरिंग जो है उसमें लॉट ऑफ एंकर है केम हियर, और मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके वो लोग भी अच्छा करेंगे आगे चल के। तो I wish for the best। चलो बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, एक जो मैंने एंकरिंग में स्पेशली देखा है, एंकर 19 सा चलेगा, लेकिन एंकर के अंदर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि गर्ल एंकर को एक ज़्यादा बड़ी स्पॉटलाइट मिलती है कंपेरेटिवली टू मेल एंकर? एज आप मेल एंकर हो, ठीक है, तो गर्ल एंकर को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है, या ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलती है? ऐसा आपको कभी फील हुआ है? आपने मतलब एकदम हमारी जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक सवाल रहता है, लॉट ऑफ माई एंकर फ्रेंड इज टॉक अबाउट दिस कि यार इट इन आवर फील्ड वी कॉल इट ग्लैमर। एग्जैक्ट है ना? तो ये अनडाउटेडली आपकी जो बात है वो एकदम सही है कि जो ग्लैमर एलिमेंट होता है वो किसी भी फील्ड में, और खासतौर पे एंकरिंग में, तो एंकरिंग इज द ओनली फील्ड, मेरे को ऐसा लगता है, मैं इस बारे में भी मैं अपने दोस्तों से भी बोलता रहता हूँ कि इट इज़ द ओनली फील्ड विच इज़ फीमेल डोमिनेटेड। तो आप जैसे आप अगर 100 वेडिंग्स देख रहे हैं उसमें से 70 वेडिंग्स तो डेफिनेटली वो फीमेल ने ही कर रखी है। और ये तो बिल्कुल बनी बात है कि ग्लैमर जो है
वो एक एलिमेंट होता है इन आर इंडस्ट्री, और वो उसकी ज़्यादा बखत भी रहती है और उसको ज़्यादा लोग प्रायोरिटी भी देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है जो डीलर्स मीट होते हैं, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पास फीमेल एंकर्स ही प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बोल देना कि यार उनके लिए बड़ा इजी होता है, उनका तो इट्स वेरी इजी टू डील, और फीमेल एंकर तो बहुत जल्दी ईजिली हो जाती है। तो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो लोग तो मेरे को, आप भी शायद इस चीज़ से एग्री करोगे, सभी लोग एग्री करते हैं कि हाँ उनके लिए इजी होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो उनको डील ऐसे ऐसे लोगों से करना पड़ता है, तो मैंने खुद भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने देखा कि उनको बहुत डिमीनिंग तरीके से लोग डील करते हैं, बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, बहुत गलत तरीके से लेते हैं, तो उनके लिए टफ तो होता ही है। और एट द सेम टाइम कि इफ़ यू हैव नॉट, मतलब अगर आप टैलेंट से नहीं होकर के आप ग्लैमर एलिमेंट को ज़्यादा यूज़ करके, अनलीश करके उस तरीके से आप आए हो, तो एक ना एक दिन आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। इनिशियली आपने आप अगर दिखते अच्छे हो, नॉट ओनली इन गर्ल्स, इट इज़ इन बॉयज़ ऑल्सो, कि इनिशियली अगर वो अपने लुक्स और इन सब चीज़ों की वजह से अगर उसने फील्ड में अच्छी, अपने इंडस्ट्री में अच्छी जगह बना ली, लेकिन ओवर द ईयर्स उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही हैज़ द पोटेंशियल और नॉट, ही और शी हैज़ द पोटेंशियल और नॉट। तो सेम गोज विद गर्ल्स ऑल्सो, और गर्ल्स के मामले में इट इज़ मच मोर टफर, क्योंकि पहले उनको जज सिर्फ उनके लुक्स पे किया जाता है। लड़कों को एक बार ये जज किया जाता है कि हाँ भाई तू बता अपना टैलेंट तेरा कितना है। सही बात है। लेकिन लड़कियों में ऐसा रहता है कि भाई अच्छा दिख बढ़िया रही यार, चलो इसको बुला लो, टैलेंट तो बाद में देखेंगे। एग्जैक्टली। तो ये बैरियर को मतलब इस चीज को सिर्फ पार करने में, ये इस बैरियर को पार करने में बहुत समय लग जाता है लड़कियों को, तो मेरे को ऐसा लगता है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टफ है। उनके लिए ज़्यादा टफ है। नहीं, बहुत ही अच्छा आंसर दिया यार आपने। मतलब ये एक आपने ओवरऑल जो डाउट है, बहुत लोगों का डाउट है ये चीज़ कि फीमेल एंकर इज मोर, मतलब उनके लिए ईजी होता है, बट आपने प्रूव किया कि उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है ओवरऑल सारी चीज़ें। तो अच्छा, अब मैं आपसे एक आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया था कि आपने 2017 से लेके 19 तक थिएटर किया था भोपाल में, और उसके बाद आपने 18 में स्टार्ट किया था चाय सुट्टा बार के साथ काम, और आपने ऑलमोस्ट बताया कि आपने ऑलमोस्ट 350 ब्रांचेस तक आप उनके साथ वर्किंग किया आपने। ओके, और आपकी टीम के साथ आपने वर्किंग किया और काफ़ी अच्छा वर्किंग था। तो आप बहुत जगहों पे गए हो। ओके, शायद आपने बताया कि आप सिलीगुड़ी भी गए हो, गोवा भी गए हो, मुंबई भी गए हो, और यूपी साइड में भी काफ़ी जगह घूमी आपने, गुजरात भी गए हो, राजस्थान भी गए हो। सबसे बेस्ट और वेलकमिंग लोग आपको पर्सनली कहाँ के लगे जिन्होंने चाय सुट्टा बार को एक अच्छे लेवल पे एक्सेप्ट भी किया, और जहाँ पे आज भी उनका चाय सुट्टा बार अच्छा चल रहा है? और आपको पर्सनली कहाँ के लोग सबसे बेस्ट लगे थे, एज इन लेवल ऑफ एंकरिंग ऑल्सो? एंकरिंग में भी अगर आप कहीं गए हो तो कहाँ का क्राउड सबसे बेस्ट लगा आपको कि यार यहाँ का क्राउड में मज़ा आ गया मुझे? वह भाई CSB के लिए अगर मैं बात करूँ तो CSB के बारे में हम लोग एक वाइल आई वाज वर्किंग विद चाय सुट्टा बार, तब हम लोग एक वहाँ पास एक बात बोल के हम लोग खूब हंसा करते थे। जैसे CSB के फाउंडर हैं अनुभव भाई और आनंद भाई, तो हम लोग यही बोला करते थे कि CSB के साथ में काम करके बहुत अनुभव और बहुत आनंद मिला। तो वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। और मैं अगर अभी पीछे मुड़ के देखूँ तो आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंग्स फ्रॉम CSB, क्योंकि इतनी सारी सिटीज़ ट्रैवल करना मेरे ख्याल से हर किसी के बस की बात नहीं थी। और मैं मतलब जो मेरे को लोग फॉलो करते हैं, जो मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं, वो लोग ये जानते हैं कि भाई एक दिन में आई यूज्ड टू ट्रैवल, एक दिन में मैं 2 सिटीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ। कि भाई आज शाम को दिल्ली में शो कर रहा हूँ, फिर कल शाम को मैं मुंबई में दिख रहा हूँ, फिर कहीं चेन्नई भाग गया मैं। तो वो टाइम तो बहुत अच्छा था। और अगर आप सिटीज़ की बात करो, अगर आप चाय सुट्टा बार की स्पेशली बात करो, चाय सुट्टा बार का सबसे अच्छा वेलकम हम लोगों को 2 स्टेट्स में मिला था, इंदौर भोपाल और MP में तो है ही, क्योंकि वहाँ तो यहाँ तो हम लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन उसके अलावा मेरे को मतलब मेरे को पर्सनली आई डोंट नो अबाउट द सेल्स शायद वहाँ की कम हुई, मेरे को नहीं पता, पर ओपनिंग वाले डे में सबसे ज़्यादा मज़ा आई थी मेरे को एक तो बिहार में, क्योंकि बिहार की जितनी भी सिटी हैं, पटना हो गई और झारखंड भी, इनफैक्ट टाटा नगर हो गया, ये सब जगह है। तो यहाँ क्योंकि क्या है कि यहाँ मूविंग क्राउड बहुत ज़्यादा है। टाटा नगर वाले में मैं जा रखा हूँ, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग आउटलेट। और टाटा नगर में तो मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग आ गए थे। तो अगर वो मेरी वीडियो होगी तो मैं इस पर लगाएंगे भी अपन। और उसके अलावा एक और स्टेट था पंजाब, पंजाब, चंडीगढ़,
हरियाणा, Okay. इन सब जगहों में भी चाय सुट्टा बार का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पास पब्लिक बहुत अच्छी आती थी। और सिंस हम लोग का जो था, हम लोग एक आर्टिस्ट नाइट करके एक सेगमेंट करते थे उसमें। अच्छा। उसमें हम लोग सॉन्ग्स वगैरह भी गाते थे, तो वो ऐसी चीज़ थी, सॉन्ग्स और ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें, म्यूज़िक ऐसी चीज़ें जो हर किसी को कहीं ना कहीं Gather कर ही लेता है, तो लोग गैदर कर जाते थे। अगर मेरी पर्सनल आप फेवरेट, क्योंकि आई हैव ट्रैवल टू लॉट ऑफ सिटीज़ एंड आई Okay. ब्रैग अबाउट दिस, आई फ्लेक्स अबाउट दिस, दैट I have been someone who have traveled every third tier, second tier cities of India. फर्स्ट टायर नहीं, सारी सिटीज़ में ट्रैवल किया हूँ। मतलब आप तो समझ लो कि चेन्नई, सिलीगुड़ी, ऊपर चले जाओ तो जम्मू कश्मीर, फिर इधर राजस्थान साइड में भी सारी सिटीज़ में, मतलब गुजरात में भी ऐसा कि आनंद वनंद भी घूम के आ गया हूँ। अच्छा। एकदम छोटे छोटे दाहोद वगैरह, एकदम ही छोटे छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ भी हैव ट्रैवल्ड। तो लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ चाय सुट्टा बार, और उसके अलावा भी मैं पर्सनली बहुत ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, तो मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल करी हैं। अगर आप माइंडसेट की बात करेंगे आप, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी अगर बिजनेस फील्ड में आना है, या किसी को भी थोड़ा भी वेल्थ क्रिएशन का मन है, ओके, और किसी को भी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे लोग देखने हैं, तो दो शहर हमेशा अपने जीवन में वो बिताए। एक तो अहमदाबाद है और एक है मुंबई। सही बोला आप। 2 cities आर सो मच ब्यूटीफुल भाई। और उसका रीज़न ये है वैभव भाई, आप इस बात को और समझोगे, आप खुद भी एक बिजनेसमैन हो, बिल्कुल। आप भी चीज़ें करते रहते हो, कि एक बनिया वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस ना, बनिया वाला माइंडसेट ये होता है कि यार बिल्कुल सही बोला। मतलब एक आपको ईगो कम रखना पड़ेगा जी, और इन जगहों में आप जाओगे ना जी, तो इन जगहों की सबसे खास बात ये है कि यार अब जैसे मुंबई में 200-200 300 करोड़ का मालिक लोकल में घूम रहा है भाई, कुर्ता पैजामा पहन, करेक्ट बोला आपने, मतलब सही यू बोला कैन नॉट आपने। जज एनीवन। करेक्ट बात। आई वाज अमेज्ड। मैं एक बार इधर घाटकोपर से वापस आ रहा था, मैं इधर रहता हूँ कांदीवली साइड, तो मैं वापस आ रहा था और लोकल की पकड़ के आ रहा था मैं, तो उसमें बगल में एक अंकल बैठे हुए थे मेरे साथ में, उन्होंने चप्पल पहने हुए थे और उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। तो मैं जज कर लिया था कि हाँ ठीक है, नौकरी वोकरी कर रहा होगा। मैंने ऐसी बात हुई, हमारी बात निकली, तो उन्होंने बताया कि यार घाटकोपर में मेरी 4 शॉप हैं और हर शॉप से मेरा 1.5 लाख का रेंट आता है मेरा। ये मैं भाई अमेज हो गया, मतलब ये अगला 250-300 करोड़ का मालिक है। तो वहाँ वो सिटी हो गई और अहमदाबाद हो गया। ये 2 सिटीज़ मैंने देखी हैं कि यार यहाँ जो लोगों का माइंडसेट है, Correct जिस बोला तरह के लोग हैं, मतलब आई एम सो मच अमेज्ड। और मैं यही है, अगर आप इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये जो मैं हल्का सा जो मैं यहाँ इंदौर का कल्चर देखता हूँ कि हम लोग दिल्ली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग को दिल्ली वाला कल्चर और जो पंजाब और इस तरफ नॉर्थ वाला कल्चर है उससे थोड़ा कम इन्फ्लुएंस होकर हम लोगों को ये अहमदाबाद और मुंबई वाला जो कल्चर है वहाँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। क्योंकि अपनी चीज़ों के यहाँ के लोग भी अब जो है वो ब्रैग करने लग गए हैं कि ये देख मेरी गड्डी, ये देख मेरी बंदी। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल तो आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। करेक्ट बात है। आपको काम करना पड़ेगा। और आप अगर बड़े हो, और हम तो यार अब हम जैसे मैं तो प्रॉपर यूपी, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो यूपी से है, ओके, तो हम लोगों को तो हमेशा मेरे दादाजी ने भी और मेरे फैमिली में भी यही चीज़ सिखाई गई है कि जो बनिया होता है वो गुड़ हमेशा छुपा के खाता है। तो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ मैं तो इस बनिया वाले माइंडसेट के चक्कर में मैं तो बनिया से शादी कर ली भैया। मेरी वाइफ बहुत बढ़िया चीज़ किया यार। मेरी वाइफ बनिया ही है। तो ये मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी सीख है। ऐसा नहीं कि आप अपनी छुपाओ, आप अपनी, मतलब मैं ऐसा इलीगल चीज़ का नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ब्रैग नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। हर जो इंसान यहाँ शो ऑफ मतलब जो है इस दुनिया में है, उसने अपने हिसाब से चीज़ें अचीव करी हैं। करेक्ट। यू कैन नॉट ब्रैग अबाउट दिस थिंग यार ये देख मेरे पास में तो स्कॉर्पियो है, मेरे पास में तो फॉर्च्यूनर है। और ये मेरे को लगता है कि इंदौर में धीरे धीरे कल्चर आ रहा है, तो आई फील वेरी सैड अबाउट इट। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने ये चीज़, और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। और जैसे आज के टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो जैसे आप एक एंकर हैं, ठीक है, तो अब पूरे साल तो काम होता नहीं है, ठीक है, तो एंकर फील्ड भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में जा रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे उठ रही है, यूट्यूब्स पे उठ रही है। तो इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा पैसा इनको मिल रहा है अब के टाइम पे, या एंकरिंग से ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है? मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ही बात करना चाह रहा हूँ। और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे इसी के साथ साथ ये है कि स्पेशली आप इंदौर मुंबई घूम रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग का क्या लेवल है इंदौर के अंदर? अगर आप दोनों का आंसर देना। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में पहले पूछ रहे हैं तो मॉनेटरी टर्म्स में तो मैं साफ साफ आपको बता दूं कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। एंकर जो पैसा कमाता है ना, मतलब उसका मैं तो ब्रैग नहीं करूँगा, पर उसका
10% भी नहीं कमा पाते होंगे आई फील। और मैंने क्योंकि मैंने मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर जो आप अगर रेगुलर वाली बात कर रहे हैं तो एंकर्स आर अर्निंग इन लैक्स इन, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो और एंकर्स की तो हालांकि फील्ड इज़ वेरी डिफरेंट, और एंकरिंग के अंदर ही आता है ये सब। इन्फ्लुएंसिंग भी, अगर कोई एक एंकर अच्छा ओरेटर नहीं है, वो अच्छे से इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको अपने काम में और ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि एक एंकर अगर अच्छा है, अगर एक अच्छा ओरेटर है, तो ही शुड बी मल्टी टैलेंटेड। मेरा बिल्कुल मानना है कि भाई उसको वीडियो ही बनानी आनी चाहिए, उसको वीडियो जॉकी होना आना चाहिए। और हम लोग तो भाई, हम तो वो जनरेशन है कि हमने तो भाई MTV में जो वीडियो जॉकीज को हमने देखा हुआ है। तो वी आर सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस। हम तो भाई हम तो बहुत खुश होते हैं। मैं तो अभी जब देखता हूँ ना कि यार ये जो इन्फ्लुएंसिंग और एंकरिंग का जो मिक्सअप हो रहा है धीरे धीरे, आई एम लविंग इट भाई। क्योंकि मैं तो इसमें बहुत खुश हो जाता हूँ कि मैं बोला यार कि तुम्हारी तो डिक्शन तो मेरे से तो मेरी तो बहुत ही अच्छी तुमसे डिक्शन, तो मैं तो इसमें और अच्छा कर दूंगा। तो मेरे को यही कहना है कि जो भी एंकर्स हैं, दे कैन ऑल्सो बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर, बिकॉज हम लोग की डिक्शन अच्छी होती है, हम लोग के पास में वर्ड्स अच्छे होते हैं। और रही बात अगर इन्फ्लुएंसर फील्ड की, तो इंदौर में भी इंदौर की इन्फ्लुएंसर, हालांकि एक बात है वैभव भाई कि इंदौर की आबो हवा में ये कलाकारी है, और हर एक आदमी आपस अपने हिसाब से एक कलाकार है और बढ़िया चीज़ें करता रहता है। पर अच्छे मतलब दोनों ही इम्पैक्ट है रहे, मतलब कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे रहे इंदौर के लिए, और कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स अभी जो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उनका कंटेंट थोड़ा सा डिमीनिंग रहता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बकचोदी ज़्यादा करते हैं। यही कह लो, बकचोदी। हाँ, बकचोदी ज़्यादा करते हैं। तो मतलब वो ऐसा रहता है कि अगर क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, तो लोगों अब एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि हाँ यार इंदौर के लोग बहुत लेम होते हैं क्या, ये तो बिल्कुल लेम वीडियोस बनाते रहते हैं। करेक्ट बात है। एक मेरे को ये परसेप्शन, ये नरेटिव सेट हो रहा है, ये नरेटिव सेट होता जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो इसकी गलती उन इन्फ्लुएंसर्स की नहीं जो लेम कंटेंट बना रहे हैं। लेम कंटेंट हर जगह बन रहा है भाई। एग्जैक्टली। अहमदाबाद के भी लोग लेम कंटेंट बनाते हैं, दिल्ली के भी लोग लेम कंटेंट बनाते हैं। अब पुनीत सुपर स्टार फ्रॉम दिल्ली ओनली है ना, पर ये उठ गए। पर क्या है कि वहाँ एट द सेम टाइम वहाँ अच्छे इन्फ्लुएंसर भी उठे हैं। सही। इंदौर के साथ में दिक्कत क्या हो गई है, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर है वो बेचारे, उनकी रीच ही नहीं है, वो बेचारे कहीं ना कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं और वो सोचते ही रहते हैं वो खुद के ऊपर। तो जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनसे अपील करूंगा भाई कि अब इट्स हाई टाइम, आओ यहाँ और अच्छा कंटेंट बनाओ और इंदौर का नाम रोशन करो। क्योंकि इंदौर का नाम अच्छे इन्फ्लुएंसर्स से भी जुड़ना चाहिए। हाँ। और सिर्फ ऐसे ही मतलब डिफॉल्टर बाबा, डिफॉल्टर जिया जी दारू पिला दो, ये ज्यादा उठ रहा है। मतलब अच्छा एंटरटेनिंग तो बहुत रहता है यार। एंटरटेनिंग तो ऑब्वियसली है, मतलब मैं तो इतना लूप में देखता रहता हूँ ये सब वीडियो, मजा आती है देखने में, मजा आती है। पर वो नरेटिव्स, मेरे को ऐसा लगता है कि वो नरेटिव नहीं सेट होना चाहिए यार। इंदौर के लोग लेमी है क्या, सिर्फ ऐसे ही ऐसे ही बात करते हैं क्या कि भैया मैं तू इधर जा रही हूँ मैं। तो मेरे को ऐसा लगता है इससे भी बड़े अच्छे लोग, छपरी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं बोला इससे भी कि इंदौर बाणगंगा, मरी माता और सिर्फ ये जगह बस नहीं है, मतलब इसके अलावा भी जो और भी यहाँ, मतलब आप जैसे ये वाला एरिया देख लो, विजयनगर देख लो और बाकी जगह देख लो, तो पीपल दे आर मिक्स पीपल्स। अच्छे लोग भी, मतलब जो ठीक से बात करते हैं, उनकी डिक्शन अच्छी है, वो भी अच्छे लोग, वैसे भी लोग हैं। और जो थोड़े मतलब ऐसा ब्रैग करते हैं, तो वैसे लोग भी हैं। पर क्या होता है कि लोग उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, हालांकि वो रीजन भी है कि वो वायरल बहुत होता है वो चीज। एग्जैक्टली, वायरल इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं तो बना रहे हैं। हाँ, पर मेरे ख्याल से दोनों का ध्यान देना चाहिए, और अच्छे जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर आएंगे आगे तो इंदौर का नाम और ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। बेस्ट है ये चीज़। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी चीज़ों की कैंपेन्स भी आपने बहुत अच्छे से रन किया। वन ऑफ योर बेस्ट कैंपेन वुड बी रन बाय कैलाश विजयवर्गीय जी का, आपने कैंपेन रन किया था इलेक्शन का। सो आपका उनके साथ वर्किंग करके, उनका कैंपेन रन करके कैसा फील हुआ आपको, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था सबसे पहले तो? दूसरी बात है कि आपके नज़रिए में वो किस टाइप के पॉलिटिशियंस हैं? वे भाई मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव एवर मेट। कैलाश अंकल के साथ में जो मेरी जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी बार मैं उनसे मिला हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे जीवन का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था ना कि इंदौर के लोगों में कलाकारी है। करेक्ट बात, बिल्कुल। और मतलब सब कलाकार टाइप के आदमी, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार इंदौर के जो मुखिया है, मैं तो आई जेन्युइनली फील दैट इंदौर के मुखिया कैलाश अंकल है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से उनका ऑरा है और जिस हिसाब से वो जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बिल्कुल सही बोला। आई फील सो मच अमेजिंग। और एक कलाकार की सबसे बड़ी चीज पता है क्या? लायन टाइप है। अगर अच्छा जो कलाकार होगा, जो एक अच्छा आर्टिस्ट होगा ना, उसकी सबसे बड़ी जो मेरे को क्वालिटी होती है वो होती है ऑनेस्टी।
Correct. आपने देखा होगा जो अच्छे कलाकार हैं वो ऑनेस्ट बहुत रहते हैं, वो भाई सच्चाई में चीजें बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला और आपने। इस सेम क्वालिटी उनके अंदर है। मतलब नो मैटर आज वो इतने बड़ी पोजीशन पे, आज वो पूरा भारत उनको देखता है, बिल्कुल देखता लेकिन उनके स्टेटमेंट आप देखिए, उनके स्टेटमेंट में थोड़ी भी वो नहीं आई कि वो झिझक नहीं आई, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं। और ही इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन यार। मैं उनको जब पहली दफ़ा मैंने उनको देखा था तो खालसा कॉलेज में शायद वो एक इवेंट करने आए हुए थे, 2019 की बात है, एंड द टाइम आई सॉ हिम, ही इज़ सो मच अमेजिंग ओरेटर भाई, इतना प्यारा बोलते हैं ना वो, मतलब वो मन मोह लेते हैं। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी, आप अगर ये एक पैटर्न देखेंगे आप जी जी कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं, फिर चाहे वो हमारे शिवराज मामा ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कैलाश अंकल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, योगी जी क्यों ना हो, मतलब आप देखो इनकी सबकी अच्छी, बहुत अच्छी ओरेटर है, बहुत अच्छे स्पीकर है, और इनको ये पता है कि यार कम्युनिकेट कैसे करना है। तो मैं तो खुद इस फील्ड में हूँ, मतलब मैं खुद एंकर हूँ, मेरे को पता है कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं तो हर किसी को, आई डू सेमिनार्स ऑल्सो, मैं कॉलेज में जा करके पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सेमिनार लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि भैया कम्युनिकेशन कितनी बड़ी चीज़ है। और मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ, कैलाश अंकल का और मोदी जी का और शिवराज मामा का, कि यार इनको देखो आप, सही सिंपलिसिटी से और कितने ब्यूटीफुल तरीके से लोग बोलते हैं। और फिर आप जानते हैं कैलाश अंकल की, तो आप वो भी जानते होंगे इतिहास में कि वो बहुत अच्छे गायक भी हैं। अभी उन्होंने अभी करा था, उन्होंने पाकिस्तान की 12 बजे थी। हाँ, वो हमारा इवेंट था, वो हमारा ढोली तारा 4.0। ओके बहुत अच्छा। तो उसमें शायद है ना बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बड़े बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, तुलसी सिलावट अंकल भी आए हुए थे, और कैलाश अंकल भी आए हुए थे, पुष्पमित्र भार्गव जी भी आए हुए थे, जी, ये सभी लोग आए हुए थे। और ये सभी, मतलब मेरे को तो लगता है इन सभी की इतनी बेहतरीन क्वालिटी, और खास तौर पे कैलाश अंकल जब बोलते हैं तो भाई जो भारत सुनता है, जो भारत क्या, मतलब इंदौर की पब्लिक तो झूम जाती है, उनको तो ऐसा लगता है कि यार हमारा राजा बोल रहा है, हमारा नेता बोल रहा है। तो आई फील सो मच अमेजिंग अबाउट हिम। और मैं तो मतलब मैं चाहूँगा कि मैं जितना भी मेरी ये एक्सपीरियंस है, मैं उन्हीं के लिए खर्च करूं और मैं उनके साथ ही और वर्क करूं जितना भी मैं किया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। किसी के साथ वर्क करने के बाद अगर ये विश आ जाए कि वापस उनके साथ वर्क करना है, तो मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये होता ही है। और अब मुझे ये जानना था आपसे कि आपकी लाइफ का सबसे एक ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट कि जो आपको लगा हो कि यार बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, टर्निंग पॉइंट भी था मेरे लिए एक, और आज भी लोग मुझसे जब मैं मिलता हूँ तो वो मेरे पेज को देख के सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये आपके लिए भी एक अच्छा मोमेंट था। मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे लिए जो पर्सनल मेरा फेवरेट मोमेंट है वो तो अलग होगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं लोगों के हिसाब से ना, और लोगों के हिसाब से मेरे लिए भी अनडाउटेडली वो एक मोमेंट बहुत सीक्रेट था मेरे लिए। वो ये था कि इनिशियली आई वाज अ डाई हार्ट रणबीर कपूर फैन, ओके, है ना। तो इनिशियली अब हम लोग की जो जनरेशन है, हम तो भाई तमाशा रॉकस्टार मूवी देख करके ही बड़े हुए हैं। रॉकस्टार तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ना, रॉकस्टार, तमाशा, बर्फी और ये सब फिल्मोग्राफी, अजब प्रेमी गजब कहानी, ऐसी मूवीज देख करके बड़े हुए हैं। और मतलब वो एक समय, वो एक किताब है ना, सीक्रेट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात। तो वो मेरे ख्याल से वो मैंने पहली बार जीवन में एक्सपीरियंस किया कि भाई मैनिफेस्टेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ये स्टार और इन सब चीज़ों में मानता है कि भाई कोई बॉलीवुड स्टार या ये वो एकदम फैन फॉलोइंग में, पर मैं सिर्फ एक ही आदमी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, एंड दैट वाज रणबीर कपूर। और उनकी फिल्मोग्राफी इतनी बेहतरीन थी, और आई एम सो मच थैंकफुल कि मेरे को मौका मिला उनके साथ में स्टेज शेयर करने का। और अब तो भाई अब तो इतने बड़े सुपरस्टार हो गए कि अब तो इट्स वेरी, अब बहुत मुश्किल है कि वो इंदौर जैसे शहर में वापस शायद आए कभी। पर वो एक टाइम बहुत अच्छा था, कोविड के बाद का ही टाइम था, और हम लोगों के साथ में मतलब दैट वाज माय टर्निंग स्टेज फॉर माय करियर ऑल्सो। और लोगों को भी आज भी लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार यू मेट विथ रणबीर कपूर, और उसके साथ में जो बड़ी जनरेशन है वो बोलती है कि यार तुम संजू बाबा से भी मिल के आए हो। तो जो मैंने पूछा था, हाँ, जो क्योंकि लोग एक तो संजू बाबा की भी फैन फॉलोइंग, संजय दत्त की फैन फॉलोइंग भी अलग मिलती है, और तो इसीलिए वो दोनों ही स्टार्स से मिलना वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और आज भी मैं जब भी कभी किसी को प्रोफाइल दिखाता हूँ तो जब भी कभी कोई देखता है कि यार यू है, अच्छा तूने रणबीर कपूर और संजय दत्त के साथ में काम किया है, तो वो एक मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि भाई अच्छा इतने बड़े स्टेज एक्टर के साथ में स्टेज शेयर किया, तो तब तो भाई ही इज अ गुड एंकर। तो
ये स्टेज पे जैसे रहते हैं ये लोग, ओके, तो बैक स्टेज और स्टेज में कुछ चेंजेस हैं या नॉन फिल्टर ही हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं? नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं रहता, मतलब मेरे को, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इतना तो नहीं रहता, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेज पे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट और वहाँ पास चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं बहुत सारी, और वो प्रमोशनल चीज़ें रहती हैं, जो प्रमोशन के हिसाब से जो बोलना रहता है वो चीज़ें रहती हैं। बट देन हाँ, मतलब मैं जैसे देखूं तो अगर आप संजय दत्त की बात करें, संजू बाबा की बात करें, तो ही इज़ वेरी ब्लंट, मतलब वो स्टेज में और बैक स्टेज में वो एकदम ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि वो ब्लंट है थोड़े से, वो बिल्कुल खुल के बात बोलते हैं। तो और मतलब मेरे को तो अभी एक एक्सपीरियंस भी मेरे को याद है कि जब वो यहाँ इंदौर आए हुए थे, तो इंदौर में इतने लपास लोग हैं, आप भी जानते हो कि यार इतना बड़ा कोई स्टार देख के लोग पागल ही हो जाते हैं। हाँ। तो वो आए हुए थे, तो अब दिक्कत यहाँ पास क्या हो गई कि यहाँ के जो बाउंसर्स हैं, हाँ। इंदौर के जो लोकल बाउंसर्स हैं, हाँ। वो अब क्योंकि उनकी टीम मुंबई से तो बाउंसर्स लाएगी नहीं, बाउंसर्स उन लोगों ने आउटसोर्स किए थे, यहीं से बाउंसर्स आउटसोर्स किए थे। तो जो इंदौर के बाउंसर्स हैं उनने कभी इतने बड़े स्टार को की सिक्योरिटी नहीं करी होगी। उनने ऑफ कोर्स जो भुवन बाम इससे पहले आ चुका है और ऐसे छोटे मोटे स्टार्स आ चुके हैं, मतलब ऑफ कोर्स छोटे मोटे नहीं है, बट देन उनकी उस लेवल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जिस लेवल की संजय दत्त की है, मैं तो बोलता हूँ रणबीर कपूर की उतनी नहीं होगी जितनी संजय दत्त की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इतने बड़े स्टार्स यहाँ आए हुए थे तो लोग धक्का मार रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, और जो बाउंसर्स हैं उन्होंने कभी इतना ऐसा देखा नहीं था, तो वो भी इतने अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। तो संजू बाबा थोड़ा सा उनका मैंने गुस्से वाला रूप देखा था। और क्योंकि वानी कपूर भी शमशेरा फिल्म का प्रमोशन था, तो वानी कपूर भी उनके साथ में थे, तो उनका मैंने वो वाला रूप भी देखा कि साइड हो जाओ। तो देन आई वाज अमेज्ड। एक तो उनकी 6 फीट की बॉडी एकदम बॉडी, और फिर अपन ने उनको ऐसे ऐसे रोल्स में देखा हुआ है कि भाई हाँ, जो मतलब अलग बड़े लेवल का और तो खतरनाक है उनका। और मतलब ऐसा लगता है कि यार कि ना, अगर वो सच में अगर गुस्सा कर रहा है तो अपन ने वैसा देखा कि यार ये बंदा कर सकता है, 10-12 को मार सकता है यार, ये तो बिल्कुल मार सकता है। वो कन्विक्शन है ना, वो सिनेमा का कन्विक्शन है कि भाई उन्होंने, सिनेमा ने हमको कन्विंस किया है कि ये तो मुन्ना भाई है। हाँ। ये तो पीटेगा भी, ये भगा के मारेगा। तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा उनका वो, और एक अच्छी भी चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेज और बैक स्टेज में जितना कम डिफरेंस रहता है उतना अच्छा रहता है। और सेम गोज विद सलमान भाई ऑल्सो। आई लव हिम यार, आई लव द पर्सनैलिटी विद सलमान खान है बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब सबसे बड़ा फैन हूँ मैं उनका, मतलब मैं इनिशियली बहुत ही फेवरेट लगता है मुझे वो, चाहे भले उनकी पिक्चर फ्लॉप जाए चाहे कैसी भी जाए। मेरी वाइफ को पसंद नहीं है सलमान खान, पर मैं फर्स्ट डे उनको किसी का भाई किसी की जान ये भी दिखाने लग गया था भाई। मतलब मेरे को सलमान खान की मूवी लग रही है, मतलब जाना है मुझे। मतलब उनकी फिल्मोग्राफी एक तरफ और उनका जो बैक स्टेज और जो उनका बिहेवियर, मैंने जैसे बिग बॉस के सेट्स में उनका बिहेवियर देखो और जिस तरीके से वो एंकरिंग करते हैं, तो एज एन एंकर आई फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आई कॉपी अ लॉट ऑफ थिंग्स विद सलमान खान। जैसे उनका एक वो तरीका है बिग बॉस में जो करते हैं ना, कि आप जैसे नॉमिनेशन के टाइम पे कैसे करते हैं कि आज के जो नॉमिनेशन है, आज जो घर से बाहर जाने वाला है वो है वैभव, आप बताइए क्या लगता है। तो ये सब चीजें हैं, मैंने पड़ जाती भाई सामने वाले की एक बार कि बिग बॉस से नॉमिनेट होना मतलब क्या है। तो बिग बॉस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ, तो मैंने ये सब चीजें अपने खुद की एंकरिंग में भी कॉपी करी है। कि जैसे अभी मैं ढोली तारा का इवेंट कर रहा था, तो उसमें भी मैं ऐसा ही कर रहा था कि आज के जो विनर्स हैं वो है पूकी गैंग, बताइए आपको क्या लगता है कौन है विनर्स। तो आई कॉपी अ लॉट ऑफ थिंग्स विद सलमान। ये सही है यार, मतलब उनसे मतलब लोग बेसिकली उनको काफी अभी आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट में कोई पर्सन है जो उनको बहुत डिफेम कर रहा है, अभिनव कश्यप। अब चूतिया इंसान एक नंबर का। मतलब मुझे तो मैं बोलूं कि वो क्यों बोल रहा है, उसके लोग देख भी रहे हैं तो उसको गाली ही पड़ रही है भाई, क्योंकि सब लोग जानते हैं यार सलमान भाई ने इतना साल दे दिया इंडस्ट्रीज को, लोगों को, तो उसके लिए बोल रहा है जो ऑलरेडी एक चट्टान बन चुका है यार, उस पर तो कितना ही पानी गिरा था वो नहीं गिरने वाला। उसके जीवन की सबसे बड़ी पिक्चर ही दबंग है। उसने दबंग का डायरेक्टर है वो, और मेरे ख्याल से उसको जानते ही लोग दबंग मूवी के लिए, उसको जानते ही लोग इसलिए कि सलमान खान की मूवी का डायरेक्टर है। और फिर इस तरीके से चीजें बोलना तो बहुत, मतलब मैंने उसकी एक आधी रील देखी होगी, और उसके रील जैसी उसकी आ भी रही थी ना, तो फिर मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड करके डाल रहा था, क्योंकि मुझे सुननी नहीं यार, वो चूतिया तरीका बोल रहा है करके ऐसा कर रहा है। मैं कहा किसके बारे में बोल रहा है तू, कौन है यार, वो कौन है यार, मतलब सच में ये तो मतलब बकचोदी वाली चीज हो गई उसकी। और मतलब अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जानना चाह रहा था काफी, मैं क्यूरियस था। आपने मुझे बताया था कि आपने यू हैव बीन वर्कड विद TVF आल्सो एंड यू हैव बीन वर्कड विद सोनी स्पोर्ट्स, यशराज फिल्म्स। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा मजा आया था आपको वर्किंग करके, और उनकी कौन कौन सी मूवीज या सीरीज में आपने वर्किंग की है और आपको
आपकी पर्सनली उनमें से कौन सी फेवरेट सो मैं जैसे बताऊं आपको वैभव भाई, मैंने वर्क नहीं किया हुआ है, मैं इनके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में रहता था सिंस आई एम एन एंकर। तो जो उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं, जो उनके कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, उन सभी का हिस्सा में रहता था। तो जैसे सिक्सर एक वेब सीरीज आई थी TBF की, हाँ यार, है ना? बहुत शानदार थी। और एक गुल्लक वेब सीरीज आई थी गुल्लक भी बहुत TBF की। तो इन सब के जो प्रमोशंस होते थे, क्योंकि अब इंदौर एक ऐसी सिटी बनती जा रही है और बन भी गई है कि अगर इफ़ यू वांट टू केटर सेंट्रल इंडिया ऑडियंस, करेक्ट बात है, तो आप इंदौर में आ जाओ तो आप सेंट्रल इंडिया को पूरा कवर कर लोगे। करेक्ट बात है, क्योंकि ये एकदम सेंटर में ही आता है। और यहाँ अगर आ गए और अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों में देखो तो आप इंदौर इस थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर शायद इंदौर भोपाल से भी बेटर है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है ही है, कुछ मामलों में यहाँ क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यार, यहाँ महाकाल है बगल में। जी तो इंसान ये सोचता है यार कि इंदौर के साथ में बढ़िया महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, और ओमकारेश्वर के भी हो जाएंगे। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी इंदौर की बहुत अच्छी है, इसलिए लोग यहाँ पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और बीइंग एन एंकर और बीइंग वन ऑफ दी, ऐसा फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, पर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स ऑफ इंदौर, मेरे पास में चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं TBF की बहुत सारी वेब सीरीज़ के प्रमोशंस किए मैंने। इन सभी लोगों से मिला मैंने, जो शिवकांत जी हैं वो हो गए, और फिर जो गुल्लक के डायरेक्टर हैं वो हो गए। तो इन सब लोगों के साथ में वर्क करके मेरे को इतना, मतलब जब मैं इनको पर्सनली मिला तो मैं बोला यार कि दे आर सो मच ग्राउंडेड और इतना बढ़िया इनका काम भी, ऑफ कोर्स आप हर कोई पसंद करता है। करेक्ट बात है। तो मज़ा आती है। सोनी स्पोर्ट्स के साथ का अगर एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था, सही बताऊं। अच्छा। तो मैं, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ, तो आई कम फ्रॉम यूपी बैकग्राउंड, आप भी जानते हो। हाँ। तो हम लोगों को क्या है, जीवन भर हमने आप सुना है हमने, बिल्कुल मतलब हमने इज्जत बहुत आप और ये सब चीज़ें सुनी हमने। तो मेरे को मतलब मेरे को तो कोई अगर तू भी करके बात कर लेता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे, पहले ऐसा लगता था, अब तो नहीं लगता। तो मैं मुंबई में रहता हूँ तो अब मेरे को इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि यार ठीक है। पर तो जब पहली बार मैंने सोनी स्पोर्ट्स के साथ में वर्क किया था, तो वहाँ की जो है टीम है, तो उनका क्या रहता है, स्पोर्ट्स वाला जो वर्क रहता है, इट इज़ वेरी टाइट। ओके, मतलब आपको अगर उन्होंने दिया कि 33 सेकंड में इंट्रो खत्म करना है तो करना ही है, मतलब 33.5 भी नहीं जा सकते आप। ओके, उनका इतना टाइट सीन रहता है। तो वो वहाँ पास तो मेरी गांड फाड़ती थी मेरी। तो मेरे को जो वहाँ की जो, हमारा पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड है, आप पूरा ढंग से प्रॉपर बोलो, कोई दिक्कत नहीं तो है। मेरी जो वहाँ की, हम बीप भी नहीं डालेंगे बीच में। मेरे को अभी भी याद है, जो हेड थी कृपी करके। तो मैंने इवेंट किया था, एक मैंने 2 इवेंट्स किए मैंने सोनी स्पोर्ट्स के। तो एक मैंने दिल्ली में किया था, तो उनने तो मेरे को बिल्कुल ही कि तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, इतनी देर से बोल रहे हो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाना। एंड आई वाज लाइक कि भाई, मैं बोला मैं पहली बार मिल रहा हूँ मैम आपसे। मैं बोला आप तो करके बात कर लो मेरे से कम से कम। तो ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, और मेरे ख्याल से ये होना बहुत जरूरी, रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी लाइफ के अंदर। तो सोनी स्पोर्ट्स ने तो मेरे को बहुत सारे रियलिटी चेक दिए। ओके, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत दोनों ही के साथ में वर्क करके बहुत अच्छा लगा। ओके, अच्छा, एक मैंने आपसे पूछा भी था, एक मैं आपको मेरा एक सेकंड मोबाइल उठा लेता हूँ एक बार। मैंने एक आपका देखा था एक चीज़, आपने 2-3 दिन मतलब कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था। जस्ट अ सेकेंड, हाँ उज्जवल जी, एक सेकेंड, जिसमें आपने कुछ बताया था कि दैट आप काफ़ी आगे बढ़ गए लाइफ में। तो आप काफ़ी, दिस वाज द पोस्ट। अच्छा। और इसमें आपको तो पता ही आपने क्या लिखा है। ओके, बाकी हम लोग उसमें लगा देंगे वो पोस्ट में। इसके बारे में मुझे जानना था कि द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन अ सुपर इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर मी। तो आपके दादाजी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहते थे, मतलब क्या लर्न किया आपने उनसे, और वो मतलब बताओ कि वो कैसा रहा वो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो कनेक्शन था मेरे दादाजी के साथ में, वो मतलब वो आपको पोस्ट देख के तो ऐसा लगेगा कि ऑफ कोर्स हम सब लोग रिलेट करते हैं, उसको ऐसा लगेगा आपको कि यार रेगुलर कनेक्शन है जैसे दादाजी के साथ में होता है लोगों का, ऐसा था। पर मेरे लिए ही वॉज अ फादर फिगर। उसका रीज़न ये था कि मतलब वो जो एक अपन दादाजी की इमेज कैसे जज करते हैं कि बहुत शांत से होंगे, बहुत दिन भर प्यार करेंगे, लाड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, माय दादाजी वॉज सुपर स्ट्रिक्ट भाई। वो स्ट्रिक्ट भी थे, हाँ वो प्यार भी बहुत करते थे, वो लगाई बहुत करते थे, पर उनको अपना पॉइंट रखना था। और ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97, अगस्त 22 अगस्त, गुड एज। तो उन्होंने अच्छा खासा जीवन देखा अपना। और मैं तो सही बताऊं कि 80% ऑफ मी इज़ माई दादाजी। अरे वाह, कि मैंने इतना सारा समय उनके साथ में गुजारा है। और
वो जिस हिसाब से काम करते थे, जिस हिसाब से वेल्थ क्रिएशन की बात करते थे, जिस हिसाब से चीज़ें उन्होंने करी अपने जीवन में, तो आई फाइंड हिम अ वेरी लेजेंडरी मैन। और मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर मैं उसका 10% उनकी जितनी ह्यूमिलिटी, उनकी जितनी पेशेंस मैं अगर 10% भी ले आऊँ तो मतलब मैं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाऊँगा मैं। और अगर आप उसकी बात करें तो हाँ, एक वो रहता है कि मेरे को जैसे क्योंकि अगर मेरे जो होम टाउन में एवरीबडी नोज दैट माय दादाजी इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन। और वो मतलब उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के मामले में भी उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बनाई, अच्छी चीज़ें करी। तो वही बात है कि वो एक बोलते हैं ना कि एक हाथ होता है। हाँ सही बात है, वो होना बहुत जरूरी है। वो मतलब वो होता है और कि भाई वो वहाँ पास तो ऐसा फील होता है कि अभी तो एक बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे भले वो कुछ करें या नहीं करें, बस उनका मतलब उनकी एक शैडो भी बहुत जरूरी है। उनकी एक शैडो भी बहुत जरूरी है। और वो हम मतलब मेरे को ऐसा लगता है इतनी बेफिक्री से जो मैंने अपने जीवन में काम किया कि मैं एट द एज ऑफ आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 18 ओनली। तो जो इतनी बेफिक्री से मैंने काम किया और इतना भागा दौड़ी किया और इतना बिल्कुल मैं अपने बिल्कुल एटीट्यूड में ही रह के मैंने बहुत उसूलों के साथ में काम किया, तो मेरे को लगता है कि उसकी बहुत सारी जो हिम्मत है वो मेरे दादाजी से आई। कि मेरे को पता था कि भाई अच्छी खासी चीज़ें दादाजी ने बनाई रखी हैं तो या घर में बनी हुई हैं, तो मेरे को तो किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं अपने बिल्कुल ठुड पे रखूँगा और एकदम बिल्कुल छड़े पे काम करूँगा। तो वो ये जो पोस्ट थी मेरे ख्याल से उसी के बारे में थी। और मैं तो बोलूँगा सिर्फ अपन क्या होता है कि अपन सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं। एग्जैक्टली है ना, अपन जनरेशनल सपोर्ट और जनरेशनल पावर की बात नहीं करते हैं। जो आपकी पावर आपकी आती है ना भाई, आपके आपको अपने लेगेसी से, आपको अपने पिताजी से आती है, जो आपको अपने दादाजी से, जो आपको अपने परिवार से आती है, वो अलग लेवल की होती है। वो अलग लेवल मेरे को ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ों के बारे में इतनी बात नहीं करी गई है जी। और लोग आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं कि एकदम बिल्कुल अपने परिवार को जैसे बोलते हैं कि अरे मेरे को तो अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, मेरे को ये नहीं वो नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग भारतीय हैं भाई, और हमको तो भैया अपने परिवार और अपने लेगेसी और अपने खासतौर पे अपने जो पूर्वज हैं बिल्कुल उनका पूरा ध्यान में रख के करना चाहिए कि यार अब आप जैसे देखिए मेरे दादाजी ने 97 की एज पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्सपीरियंस लिए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को अगर ले करके मैं अगर आगे चलूँगा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगी। नहीं, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, मैं मेरे दादा से तो रिलेट नहीं कर सकता, रीज़न कि मैंने मेरे दादा को कभी देखा ही नहीं है। पर ऐसा कोई ना कोई पर्सन होगा आपकी लाइफ में। मेरे डैड, मेरे डैड मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं इंदौर आया था भैया, जस्ट मेरी कुछ 15 की सैलरी में आ गया था मैं इंदौर, और एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के मैं आ गया था क्योंकि मुझे जहाँ पे मैं था हमको वहाँ रहना नहीं था। तो मैंने 15,000 से आज मेरी अच्छा खासा है काम, अपन भगवान की वजह से अच्छा खासा है। तो जो सपोर्ट मिला ना मुझे बेसिकली वो मुझे मेरे डैड का बहुत बेटर मिला कि तू कर। और कभी उन्होंने ये भी नहीं बोला तो ये क्यों कर रहा है, तो इस फील्ड से नहीं है। जैसे मैंने रेस्टोरेंट खोला, मैं रेस्टोरेंट की फील्ड से नहीं था, कर ले। मतलब लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ना ये चीज समझ भी नहीं पाएंगे कि यार ये सपोर्ट क्या होता है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही बहुत बड़ा होता है, लोगों को लगता है कि यार पैसे ही बस लगते हैं जी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना वो उससे बहुत बड़ी चीज है भाई। इमोशनल सपोर्ट अगर है आपको आपके परिवार का तो उससे बड़ी। और मैं तो मेरे पापा को बोलता हूँ कि मतलब अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा होता ना तो मैं मेरे पापा को बोलता हूँ कि आप इतना सिर्फ बोल दो कि ये काम तेरा हो जाएगा, और वो सिर्फ इतना बोलते हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या बाय द ग्रेस ऑफ हिम ऑल्सो वो काम हो जाता है मेरा, हो ही जाता है वो काम कि वो बोलते हैं अरे हो जाएगा, बस वो फिर काम हो जाएगा। मतलब मेरे पापा का तो मतलब बहुत शानदार वर्डिंग है कि मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा आज पॉडकास्ट मेरे डैड को कि जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा, मेरे साथ में मैंने आपको बोला ना फादर फिगर, क्योंकि मेरे लिए वो दादाजी ही थे मेरे लिए। तो मैं उनके साथ में हमेशा दुकान में बैठा और मैंने उनको इतना डील करते हुए देखा है ना, जो मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत भी ह्यूमिलिटी और पेशेंस है मेरे अंदर, वो उनकी वजह से आया। क्योंकि वो ऐसे लोगों से डील करते थे। मेरे दादा जी गोल्डस्मिथ थे और उनकी शॉप भी थी और अभी भी चल रही है वो। आप सुना रहे हो बेसिकली? हाँ, हम लोग सुना रहे हैं फ्रॉम लाइक आई एम द 5th जनरेशन। हम लोग 5 पीढ़ी से हम लोग सोनारी का काम कर रहे हैं। क्या बात है। और मेरे दादाजी का भी अच्छा खासा वहाँ पास उनका काम था, और वो जो बहुत सारी ह्यूमिलिटी, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैं उनके बगल में गद्दी में बैठ करके मैंने उनको देख के सीखी कि भाई क्या बढ़िया डील कर रहे हैं गाँव के लोगों से। तो कहीं ना कहीं वो आती है, और मेरे लिए मेरे दादाजी वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। ओके यार, आपका मैंने है ना इंस्टाग्राम पेज वगैरह देखा था, आप वेडिंग में तो सही मचा रहे हो, मतलब पैसे वैसे भी अंशन छाप रहे हो और बढ़िया चल रहा है आपका वेडिंग के अंदर। तो आपको सबसे पर्सनली सबसे अच्छी कम्युनिटी जो यार इनके साथ वेडिंग करने में तो यार साला पैसा भले ही कम मिल जाए पर मज़ा बहुत आता है, वो कम्युनिटी कौन सी बेस्ट लगी आपको?
ये तो आप मतलब मेरे कस्टमर बेस पे एकदम वो कर दोगे कि मैं एक को चूज कर लूँ तो मेरे बाकी लोग ऐसे नाराज हो जाएंगे। पर मैं अगर अपन मैं एकदम इसका पॉलिटिकली करेक्ट और एकदम डिप्लोमेटिक के जवाब दूँ तो 3 कम्युनिटीज़ हैं सही से, और मैं बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रहा हूँ। मेरे को तो ये आई लव दीज 3 कम्युनिटीज़, एक तो बनियाज और एक तो सिंधीज और एक जैन्स। तो ये 3 कम्युनिटी आर सो अमेजिंग। एक तो आप बोल रहे हो कि पैसे कम दें, अरे पैसे तो कम देते ही नहीं है। हाँ, ये 3 कम्युनिटी तो आप इनको तो बस ऐसा है कि भाई एक्सपीरियंस दो इनको आप। हाँ करेक्ट बात है। दीज 3 कम्युनिटीज सीक फॉर एक्सपीरियंस एंड दे हैव द मोस्ट ग्रैंड वेडिंग्स इन इंडिया। ओके मतलब दीज 3 कम्युनिटीज सिंधीज, जैन्स एंड बनियास, और सिंधी में भी पंजाबियों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, सिंधी पंजाबी कम्युनिटी बोथ ऑफ देम। तो मज़ा की अगर आप बात करो सबसे ज़्यादा, तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आती है तो अनडाउटेडली सिंधी वेडिंग्स में ही आती है। क्योंकि वो मतलब बढ़िया चलती है। हाँ, क्योंकि उनका माइंडसेट ही होता है भाई, आप एंजॉय करना है। उनका तो माइंडसेट ही होता है कि साला एंजॉय करना है। मतलब उनको ये सबसे मतलब ही नहीं कि रीति रिवाज ये वो, उनका तो ऐसा है भाई कि हाँ कॉकटेल पार्टी शुरू करो आप और बढ़िया डीजे वीजे म्यूजिक चलाओ और ये वो। तो आई लव डूइंग वेडिंग्स फॉर सिंधीज। और वहाँ पास मैं एक्टिविटीज़ और चीज़ें भी कराता हूँ, तो मेरे को बड़ी मज़ा आती है क्योंकि वो लोग उस माइंडसेट से आते हैं कि यार एंजॉय करना है, चीज़ें करनी है, तो वो भी उसमें ही बहुत मज़ा आती है। ग्रैंडनेस की बात करो तो ग्रैंडनेस तो बनियास की वेडिंग में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अभी राइट नाउ मैंने एक वेडिंग करी थी February 12 को शायद दस्तूर डिलाइट में। तो वो भी अग्रवाल फैमिली, उसका तो वो स्टेज भी बहुत बड़ा लगा था, मतलब बहुत ग्रैंड वेडिंग थी। और अग्रवाल जी की वेडिंग थी, वो भी अग्रवाल फैमिली की वेडिंग थी। और उसमें इट वाज द फर्स्ट वेडिंग जिसमें ड्रोन शो चला था वेडिंग में, जो आपने शायद ड्रोन शो महाकाल में भी देखा होगा। महाकाल में भी देखा था, और अभी उसमें भी हुआ था, वो जेंट्स का एक प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा। तो उसमें आप अगर समझ लो आपकी वो जो पूरी कम्युनिटी करा रही है, वो एक लौता बंदा अपने वेडिंग में उसने कराई थी, तो इट वाज सो ग्रैंड। तो मैं मतलब अगर ग्रैंडनेस की बात करो आप, तो बनिया जो कम्युनिटी है वो इतने पैसे लगाती है वेडिंग्स में और इतनी ग्रैंड करती है वेडिंग्स। तो आई हैड अ प्रिविलेज टू होस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट वेडिंग्स ऑफ उनकी घर की एक्टिवा को देख के नहीं समझ सकते कि साला इसके बाद इतना पैसा है। वो यूं एक्टिवा पे चलेंगे पर साला शादियों में फाड़ देते हैं। तो मेरे को अभी पिछले साल मैंने बंसल ग्रुप की भी वेडिंग होस्ट करी थी, जो जिनका रानी कमलावती स्टेशन में आपने देखा होगा बंसल। तो उनकी भी, उनके परिवार की भी मैंने वेडिंग होस्ट करी अभी पिछले साल, एंड आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ होस्टिंग दैट वेडिंग। और इतनी बेहतरीन वेडिंग की भैया आपको सिर्फ अगर आप उसकी बात करें डिशेस की, तो देयर वर अराउंड 400 डिशेस इन संगीत। मैं खा ही नहीं पाते यार, इतनी सारी तो उनके वैरायटीज थी, खाने की भी चीज़ें थी। तो इस लेवल की ग्रैंडनेस करते हैं। और वो लोग ने डीजेस भी बहुत बड़े बड़े डीजेस को बुलाया था। बहुत कोई बैंड आया था तो वो बाहर से आया हुआ था, मतलब फॉरेन का कोई बैंड था। तो इस लेवल पे चीज़ें करते हैं। मतलब ग्रैंडनेस तो वेडिंग्स में बहुत अच्छी रहती है। और ये 3 कम्युनिटीज़ आर सुपर्ब, और इंजॉय करने की बात है तो सिंधीज आर अमेजिंग। तो दूसरा मैं आपको एक और पूछना चाह रहा था, जैसे कि मैं वो रिलेट भी करता हूँ दैट यू हैव योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, राइट? हाँ, है ना, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल के सेंट पॉल्स का पास आउट हूँ मैं भी। अरे वाह। तो आपका बेसिकली क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा मुझे स्कूलिंग का बताओ कि क्या बकचोदी करी स्कूलिंग लाइफ में। और मतलब मैं तो उनमें से था कि मुझे तो 8th 9th में स्कूल ने निकाल दिया था कि या तो आप इनको ले जाओ, मेरे पापा को बोला था या तो इनको ले जाओ, और या फिर इसको है ना 1 साल पीछे करके वापस इनको सिखाएंगे कि कैसे स्कूलिंग की जाती है। तो मैं भी आपको सेम पिंच काटूं क्या? मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। एक तो यार कॉन्वेंट स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ ये है, मतलब मैं उस टाइम पे तो आई फेल्ट सो मच, जब मैं व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अपना, जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में था उस टाइम तो मुझे लगता था कि कहाँ किस झंझट में डाल दिया मेरे मम्मी पापा ने मेरे को। कहाँ मैं क्योंकि मेरे उधर इतनी बढ़िया स्कूल थी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो मतलब मैक्सिमम जिन फ्रेंड्स के साथ मैं तो बॉयज थी सेंट पॉल्स, मैं मोहल्ले में जिन फ्रेंड्स के साथ मैं खेलता था अपने कम्युनिटी जो अपने मेरे मोहल्ले में, तो वो सब लोग गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वो सब लोग ऐसे नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, केवी में जा रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में जा रहे हैं। और मैं कहाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये कितनी स्ट्रिक्ट स्कूल है मेरी की, साला ये लोग इतना परेशान करते हैं कि इंग्लिश में ही बात करो, ये करो, फाइन कटेगा, ये होगा वो होगा। और इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए कि मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए वो लोग, तो मेरे को ऐसा हुआ था कि 8th क्लास में तो मेरे को टीसी मिलने वाली थी, 8th में मुझे मिल गई थी। हाँ, तो मतलब मिलने वाली थी, बट मम्मी ने रिक्वेस्ट करा कि भैया नहीं हमारे बच्चे को मत निकालो, उसका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं अब एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आई फील दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैभव भाई। और lot of power which comes in my art form, it comes from my school only. क्योंकि I have been a convent school pass out, और
मेरी डिक्शन अच्छी है मेरी, क्योंकि मेरे को स्कूल में ये सब चीज़ें हम लोग के लिए इट वॉज वेरी नॉर्मल ओनली। तो हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग को जब हम बड़े, क्योंकि उस शहर में हमारा जो गांव है इट्स बहुत छोटा ही गांव है, Okay. तो वहाँ से जब हम यहाँ शहर में आते हैं और इंदौर में, आज इंदौर ही नहीं बल्कि मुंबई और बाकी जगहों में, व्हेन आई कॉन्फिडेंटली स्पीक इंग्लिश एंड व्हेन आई कॉन्फिडेंटली पुट माय ओन पॉइंट, तो इट कम्स द होल पावर एंड द होल थिंग कम्स फ्रॉम माय स्कूल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन का बहुत महत्व होता है। और जो भी ये आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं, जो भी कलाकार ऐसा सोचते हैं कि भाई बिना अगर आर्टिस्ट बनना है या एंकर बनना है तो क्या पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ना जरूरी होती है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि आप दुनिया में बहुत बड़े, आप डिल्यूजन में हो, भाई पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड एजुकेशन कैन लीड यू एनीवेयर इन योर लाइफ। वाओ ग्रेट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग चीज़ है कि अभी राइट नाउ मैंने MA भी कंप्लीट किया अपना, अब मैं PhD भी कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एजुकेशन को मैं परस्यू ही करता रहूँ, आगे भी लेके चलूँ मैं, और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे को तो बहुत पावर अब मिलती है इससे। ग्रेट यार, ग्रेट। ये होना भी चाहिए यार। अगर स्कूल को इतना कोई वो कर रहा है, मतलब आप स्कूल को इतना अच्छा बता रहे हो, कि मेरा तो एक्सपीरियंस स्कूलिंग का बहुत अच्छा, आपका भी वैसा ही होगा ना कि सिस्टर विस्टर आप? हाँ, वही फादर बुलाते थे। मेरा एक फादर घर में बैठा तो वहाँ पे फादर जाके बुला रहा उसको। तो मतलब मेरे में तो क्या, मेरी ब्राह्मण फैमिली है, तो बोले कि और राजस्थानी मारवाड़ी हूँ मैं, तो पापा बोले एक फादर घर में बैठा है तो किसी और को भी फादर बुलाता है वहाँ जाके। और भैया मतलब मेरी स्कूलिंग, हम लोग क्या 5 फ्रेंड थे, और मेरी मम्मी ने उनका नाम रख दिया था पंच पुष्करना। मैं पुष्करना ब्राह्मण हूँ तो पंच पुष्करना। और भैया जब मैंने 8th में छोड़ा था ना, तो 5 को निकाला था स्कूल से। मैं, एक मेरा फ्रेंड है साकेत, एक मेरा फ्रेंड है करण जोशी, और दो और हैं। तो हम 5 को एक साथ निकाला था। मतलब मेरे पापा और जो करण है ना, वो मेरा फैमिली फ्रेंड भी है, मतलब फैमिली रिलेशन भी है हमारा। तो जब मेरा पापा TC लेने गए तो मेरा पापा बोला कि क्यों तो क्या करना है, कि वो हिसाब लेना है, TC लेने आया। आज सब लोग भयंकर सेटल है, कोई लॉयर बन गया है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बढ़िया सेटल है। पर उस टाइम पे भैया मतलब ऐसा था कि मतलब मेरा पापा ने तो 5वीं क्लास में मेरी मैडम को बोल दिया था कि मैडम आप इसे पास कर दो। और वो बोले ऐसा कैसा पापा है, ऐसा बोलते हैं कि पास कर दो, ऐसा कैसा होता है, ऐसे बोले कि वो सब चीजें ये बड़ी दिक्कत होती है कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो बैंगलोर साइड से आते हैं, तो हिंदी ठीक से बोले नहीं आती नहीं थी। तो सेम एक इसका फ्रेंड है, वो स्कूल में भी सो जाता है। बोले और भैया वो एग्जाम देते थे तो सो जाता था मेरे फ्रेंड। साके वो बोलता था एग्जाम गए बाहर में, वो अपना करके कोट और ऐसे सो जाता था। वो बोले यार मतलब ये कैसा बच्चा है, ये सो जाता है। तो ये तो बात सब, और यार इतनी स्ट्रिक्ट होती है कॉन्वेंट स्कूल यार। मैं तो कभी तो यार एक बार तो मेरे को पता है किस चीज के लिए मेरे को स्कूल में किस चीज के लिए मेरे को धोया था कि भाई वो इलायची होती है सिल्वर पर्ल्स। एक बार मेरे को अभी भी याद है यार, वो हम छोटी सी वो सिल्वर पर्ल्स कहीं खा रहे थे, और भाई उस चीज के लिए जो हमको धोया, जो पीटा हमको सिस्टर ने, हमारी सिस्टर मतलब जो थी, उन्होंने, जो हमारी टीचर थी, तो उन्होंने जो मारा हमको कि बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। एंड they relate everything with God, ना कि God is watching you। हां, God is watching you। और मैं बोलता कहां वॉच कर रहा है गॉड यार, अब मैं सोचता हूं कहां वो गॉड वॉच कर रहा है यार। पर कहीं ना कहीं यार यही है जो मेरे को लगता है कि एजुकेशन का बहुत महत्व रहता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन, चाहे भले अच्छी एजुकेशन हो चाहे नहीं हो, पर एक मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती है, और कहीं ना कहीं उसका आउटकम है वी आर डूइंग गुड। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर माय स्कूल। सेम हियर। उज्जवल भाई, आपने मैक्सिमम जो वर्क किया अपनी लाइफ में 9 साल के करियर के अंदर, आपने सबसे ज़्यादा वर्क इंदौर में किया है। अभी आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल शो भी चल रहा है धूली तारा, जिसका भी 4.0 भी आपने किया। हाँ, धूली तारा 4.0 भी रिसेंटली किया। एग्जैक्टली। तो वर्किंग विद इंदौर क्या एक्सपीरियंस है, और इंदौर मेजरली सिटी क्या लगती है, प्रॉन्स एंड क्रॉन्स दोनों बता दो अनफिल्टर्ड होके, कि इंदौर कैसा लगता है आपको? यार मैं अगर आपको बात बताऊँ इंदौर की, तो इंदौर एज अ सिटी सो मच अमेजिंग। और अभी मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था ना कि इंदौर का हर एक व्यक्ति, इंदौर की हवा में कलाकारी है बिल्कुल, है ना। तो इंदौर का आदमी जो है, इंदौर में रह के आप कुछ सीखो नहीं सीखो, झांकी मंडप करना और अपनी बात को, जो आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन है। Exactly. मैं एक बात हमेशा ही बोलता हूँ कि इंदौर का आदमी जो है ना, उसके अंदर का जो आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब आर्टिस्ट, मतलब वो उसके अंदर क्वालिटीज़ कितनी है वो मैटर नहीं करती, लेकिन वो प्रेजेंट जो करता है उसको, जो बात जो रखता है, वो एक इंदौरी से सीखना चाहिए। ये तो है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई
इस जगह ने, इस भूमि ने इतने लेजेंडरी लोगों को यहाँ से निकले, चाहे वो किशोर कुमार हो, चाहे वो लता मंगेशकर जी क्यों ना हो, चाहे वो शोले फिल्म के राइटर सलीम साहब, सलमान खान के पापा, फिर सलमान खान खुद, तो इतने लेजेंडरी, जाकिर भैया, जाकिर खान, और इन सब में आप पता एक क्वालिटी आपने देखा होगा, इनका आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन कितना प्यारा है कि भाई जब ये अपनी बात रखते हैं, जो अपनी चीज़ें रखते हैं, एग्जैक्टली, तो ये एकदम सटीक चीज़ें रखते हैं। एंड दैट इज़ दी थिंग जो मेरे को ऐसा लगता है कि इंदौर में की हवा में है वो, कि आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ का इतना प्यारा है। और यहाँ अगर कोई, मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ अब, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई और सिटी चूज़ करी होती इंदौर के अलावा अपनी एज अ वर्क प्लेस, कर्म भूमि, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को शायद इतनी सक्सेस मिलती, क्योंकि ये जो मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत जो ये आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन मैंने सीखा, ये सेम मुझे भी वो मैंने इंदौर के लोगों से सीखा है जी। और जो यहाँ का कल्चर है, हालांकि इसको बहुत बैकलैश भी मिलता है झांकी मंडप और इन सब चीज़ों का, पर कहीं ना कहीं ये इसी वजह से ये आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग के ऊपर आता है। करेक्ट बात है। और ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अगर आप नेगेटिव चीज़, इसी का एक, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड चीज़ है, इसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो हम लोग का जो ये बहुत पहलवानी और झांकी मंडप वाली चीज़ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वी आर, जैसे मैं आपको बताया ना, वी आर गेटिंग टू मच इन्फ्लुएंस बाय दिल्ली कल्चर। एग्जैक्टली, जो मेरे को लगता है कि इट इज़ वेरी रॉन्ग। और इंदौर कभी भी ऐसा रहा नहीं है, कभी भी इंदौर ऐसा रहा नहीं कि भाई इंदौर के लोगों में अगर गुरूर आ गया, तो अब वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो आना शुरू हो गया है, गुरूर आना शुरू हो गया। हाँ, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे उसमें कम होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब इंदौर का जो व्यक्ति है उसको अब इस चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस वैसे नहीं होना चाहिए कि यार ये तो हमारा ये बड़े दादा है हमारे, वो ऐसा ये दादा पहलवानी वाली में से थोड़ा कम आकर के, और थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है इंदौर के लोगों को। तो करेक्ट, मेरा पर्सनल नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है, होता ही है सब चीज़ें। तो मतलब थोड़ा दादा पहलवानी वाला ज़्यादा चल रहा है इंदौर में, और अब लोग इन्फ्लुएंस इतना हो गए हैं कि अब आप चाहो ना चाहो वो ऐसे ही रहेंगे भैया, वो हो ही नहीं सकते चेंज, दे विल नॉट गेट चेंज, क्योंकि उनको मज़ा भी आने लग गया इस चीज़ में। अच्छा, इस चीज़ से उनको प्रोत्साहित भी बहुत मिल गई है, ठीक है, और फायदा भी मिल गया, क्योंकि इसका उनको, मतलब उनके हिसाब से तो उनको बहुत फायदा मिलता है इसका, कि भाई वो झांकी मंडप करके उनका तो फायदा हो ही रहा है। एग्जैक्टली, वही। और मैंने ये चीज़ यहाँ देखी कि यहाँ की हवा में ही है भाई, कि यहाँ इफ़ यू आर नॉट प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ ना, एंड यही दैट इज़ द रीज़न कि भाई लोग यहाँ से जब निकलता है ना, आप, मैं बता रहा हूँ, इंदौरी आदमी आपको अलग दिख जाता है। करेक्ट बोल रहे हो आप, कहीं भी रहे वो, मतलब आप राजीव भैया कोई देख लो, राजीव नहीं, मैं इंदौरी, कैलिफोर्निया में रहते हैं, साला अलग ही झलकते हैं कि भाई ये, हाँ, चाहे भले वो है ना तो, बोलेगा नहीं तो सेव खाता हो तो दिख ही जाएगा। मतलब यही एक ब्रैग जो करते हैं चीज़ों को, भाई हम तो सेव खाते हैं, भाई हम तो जिरावन खाते हैं। हर जगह का अपना मसाला है भाई, हमारे क्षेत्र का भी अपना मसाला है, लेकिन जिरावन को जितना प्रमोट इंदौरियों ने किया है, सच में सेव को जितना किया उतना किसी ने कोई नहीं किया। इतना तो लिट्टी चोखा को नहीं किया बिहारियों ने, इतना तो किसी को नहीं किया जितना, और बेचारे बदनाम बिहारी यूं ही हो जाते हैं। ये मेरा बिहारी फ्रेंड देख के गाली देगा मुझे कि यार, मतलब मैं बिहारी के ऐसा क्या सीन है कि जो भी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो आते हैं बिहारी रिलेटेड यार, उसको भेजता रहता हूँ 3-4 दिन पहले, तो बोलता है मैं जो ये सच में बिहार का वीडियो नहीं है, तो भले कुछ भी मान ले। मैंने कहा कमेंट में तो ये दिख रहा है, तो वो कभी मुझे राजस्थान की वीडियो भेजता तो मैं उसको कभी बिहार के भेजता हूँ, तो सही है, कोल्ड वॉर चलता रहना चाहिए। तो उज्जवल भाई, अब एक हमारा शो है जिसका नाम है दिस और दैट, ठीक है, हाँ, तो वो आपसे मैं शेयर करूंगा। 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अनफिल्टर्ड रहेंगे वीडियोस, वो सारे क्वेश्चन। मेरे को रीजन भी देना है कि या सिर्फ बताना है बस? रीजन भी दे दो, चलो। हाँ। आपके लिए इतनी छूट है, ठीक है। पहला मेरा है, स्क्रिप्टेड शो या स्पॉन्टेनियस होस्टिंग, सच में कौन बेटर लगता है आपको? स्क्रिप्टेड शो या स्पॉन्टेनियस? मेरे तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि स्पॉन्टेनियस एंकरिंग मेरे को ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उसमें ये रहता है कि, और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि वो अगर आपको अपने ऑडियंस का पता है, अगर आपकी ऑडियंस, वो आपको इवेंट के दौरान ही पता चलता है कि भाई ऑडियंस क्या चाहती है, तो ऑडियंस अगर ऑडियंस नहीं सुनना चाहती ना, तो वो आप कितना भी स्क्रिप्टेड कर लो, जो आप लिख के लाए ना, चलेगा ही नहीं चलेगा, आपको ऑन द स्पॉट ही करना पड़ेगा। तो मेरे लिए माई ह्यूमर, माई काइंड ऑफ एंकरिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी, मतलब तुरंत इम्प्रोव होता है वो थोड़ा सा। ओके, ग्रेट। फेक स्माइल या फेक प्रेज स्टेज पे ज़्यादा यूज क्या होता है? फेक स्माइल या फेक प्रेज? फेक प्रेज,
फेक स्माइल ही वर्क करती है यार, क्योंकि अब कौन सी बात है, इतना इवेंट्स करने के बाद, अब जैसे एक दिन में 5-5 इवेंट्स करने के बाद तो आपकी इतनी हिम्मत बची नहीं होती कि आप सच में खुश रहो, तो फेक ही करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। ओके, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ आपने शो किया हो, ठीक है, और आपको लगा हो इसका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा लगा मुझे थोड़ा सा यार, बता दो यार। कोई यार अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं, पर ऐसा कोई मेरे को पर्सनली तो ऐसा अभी समझ नहीं आया यार, सच में नहीं समझ में आया कोई। अच्छा, नहीं कोई ऐसा जैसा कि जिसका लगा हो कि आपको एक क्वेश्चन, एक आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे भले रणबीर कपूर, चाहे संजय दत्त या 6 साल में से किसी में। वेरी जेन्युइन, वो ये सब नहीं, कोई ऐसा अगर सेलिब्रिटी कौन है जिसका एटीट्यूड आपको लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड में था? नहीं, एटीट्यूड तो नहीं लगा मेरे को, पर हाँ ऐसे कुछ आर्टिस्ट रहते हैं ना कई बार, कुछ ऐसे बैंड्स हैं, एक बार मैं चंडीगढ़ गया हुआ था तो कुछ ऐसे बैंड मेंबर्स हैं, आर्टिस्ट रहते हैं वो, तो मेरे को वो लोग थोड़ा ऐसा ब्रैग करते हैं कि, क्योंकि और मेरे को ऐसा लगता है जो आर्टिस्ट में जो एक ईगो रहता है ना कि अबे तू क्या कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ। तो वो मेरे को कई बार 1-2 बार दिखा, और मैं तो उसको लोगों की नादानी समझ के छोड़ देता हूँ। मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि भाई ये तेरी मतलब मैं उसको ये नहीं सोचता कि तूने मेरे साथ में बुरा किया, मैं क्योंकि तेरे साथ में दिक्कत है भाई, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। यू फील पिटी ऑन देम। हाँ। ओके, तो शादी वाले इवेंट में इमोशन ज़्यादा होता है या ड्रामा? यार शादी वाले इवेंट में तो दोनों ही ज़्यादा होता है, लेकिन इमोशन इज़ मच मोर फॉर देम। और मेरे ख्याल से आप तो सबसे ज़्यादा रिलेट करोगे, आप भी क्या कहते हैं उस बैकग्राउंड से आते हो, राजस्थानी हो आप भी, तो आप जानते हो भाई कि हम लोगों के लिए तो ऐसा है भाई कि हमारे मम्मी पापा का बच्चा 2 साल का रहेगा तब से बोलेंगे इसकी शादी में तो ये करेंगे, ओके, इसकी शादी में उतरेंगे, तो वो इमोशन जो जुड़ा रहता है ना कि वो कहीं ना कहीं इमोशन ज़्यादा होता है। ड्रामा तो रहता ही है, पर इमोशन ज़्यादा रहता है वेडिंग्स में। अच्छा, ऐसा इमोशन इंडियन वेडिंग्स में। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर पॉडकास्ट। ओके, पर्सनली आप जो परफॉर्म करते हो वो ऑडियंस के लिए करते हो या फिर क्लाइंट के लिए? और एक ही चूज करना है इसमें आपको। हाँ, इसमें पॉलिटिकल आंसर नहीं दे सकते। पॉलिटिकल आंसर तो नहीं दूंगा मैं, पर अभी इनिशियली मैं ऑडियंस के लिए करता था। आई स्टार्टेड एज एन एंकर इनिशियली, तब मैं ऑडियंस के लिए करता था, पर ओवर द इयर्स मेरे को समझ में आया कि अल्टीमेटली पैसा और काम क्लाइंट से ज़्यादा आना है। ओके, तो आई शिफ्टेड इनटू क्लाइंट ओनली। अब मैं क्लाइंट के लिए परफॉर्म करता हूँ। ओके, क्लाइंट जैसा बोलेगा, अगर क्लाइंट नहीं चाहता, मैं उसको मैं एक बार समझाता जरूर हूँ कि यार ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, पर अगर क्लाइंट नहीं चाहता तो जो बोलेगा तू करूँगा मैं। ओके, तूने पैसे दिए ना, ओके, वैसा करता है। वैसा ही करूँगा। सो फाइनली वी आर एंडिंग आवर पॉडकास्ट विद उज्जवल भाई। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमने जिस तरह से ये पॉडकास्ट किया और ये पूरा भी आपने हमारी जर्नी देखी होगी आप उज्जवल भाई की इसके अंदर। वैसे मैं इतने बड़े ओहदे पे तो नहीं हूँ कि ये बात बोल पाऊँ, पर आपने हमारे पॉडकास्ट में भी देखा होगा, हमने इस चीज़ डिस्कस की थी। कभी भी लाइफ के अंदर अगर आपको किसी से कुछ एक खुशी मिल रही हो, या आपको एक सपोर्ट मिला हो, या आपको ऐसा लगा हो कि इसकी वजह से मैं आज ये हूँ, तो प्लीज़ उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने आपकी हेल्प करी है कहीं ना कहीं, तो उनको ज़रूर बताओ ये बात आप जाके। कई बार ऐसा होता है कि अपने को ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी हेल्प करी है और बताने का मौका नहीं मिल पाता, तो ज़रूर आज ही जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो उनको ज़रूर बताओ, क्योंकि उन्हें ये जानने का बहुत हक है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी नहीं चाहते हुए भी हेल्प करी। तो वी आर एंडिंग आवर शो। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय वैभव एंड थैंक्स सो मच। थैंक यू। अरे मैं भी कुछ एंड में आपके लिए बोल दूं क्या यार, मेरा ही मन है कुछ बोलने का आपके। हाँ, बोल दो अगर रोल कर रहा हो तो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा वैभव भाई, मेरे को जेन्युइनली आपके पॉडकास्ट में आके, और आपसे मेरे को बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी आई, और जिस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो भाई, इट इज़ रियली अमेजिंग। और जिस तरीके के आप गेस्ट आपने अभी तक बुलाए वो सब मेरे बड़े खास दोस्त हैं, राहुल भाई हो गए चाहे और राघव भाई हो गए, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू मी। और जिस तरीके की एनर्जी के साथ में आप करते हो ना भाई, आई फील सो मच अमेजिंग। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंदौर का शायद ये पहला ही पॉडकास्ट होगा जो थोड़ा इतना अनफिल्टर्ड जा रहा है। करेक्ट बात, वरना अभी तक तो जो गए हैं वो बहुत सीरियस ही जा रहे हैं। तो आई विश फॉर बेस्ट ऑफ लक टू यू भाई। थैंक यू सो मच। और मैं सभी ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगा कि जो भी ये देख रहे हैं शो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इस चीज़ को जितना ज़्यादा वायरल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। सो इट वॉज अमेजिंग भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।